बच्चों, अभी देखिए चैप्टर 2 का वीडियो का सेकेंड पार्ट है और इसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में कुछ पढ़ लिया था। इसके आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। हमने अभी तक जो है पोषकों के बारे में पढ़ लिया। इन तीन तीन मुख्य पोषक हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा। इन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में जो है विटामिन तथा खनिज लवण भी उपलब्ध होते हैं। अब जो है हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, आखिर इन पोषकों का हमारे शरीर में क्या ज़रूरत है, इसके बारे में चर्चा की गई है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो है मुख्य काम जो है ऊर्जा प्रदान करना। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कहने का मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट की जितनी मात्रा ली जाए उतनी ही मात्रा अगर वसा का हो तो इस दोनों को अगर तुलना किया जाए तो वसा में ज़्यादा ऊर्जा शरीर को मिलेगी। इसके आगे देखिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। बच्चों, आप ये एक लाइन नोट कीजिए, कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इस चित्र में, इस फिगर में यह दिखाया गया है कि कितने सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट के कुछ मुख्य स्रोत उपलब्ध होते हैं। शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल और गेहूँ। इस तरह से आप इन्हें देखिए, नोट कीजिए। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यह पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या क्या है। और इसके आगे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे सोर्स दिए गए हैं, ए और बी। वसा के कुछ स्रोत, ए जो है पादप स्रोत है और बी जो है जंतु स्रोत है। तो ए में जो है क्या कुछ है, मूंगफली, गिरी और इसके अलावा तिल। ये सारे पादप से यानी प्लांट से उत्पादन होने वाले वसा देने वाले पदार्थ हैं। इसके बाद मांस, मछली, अंडे, ये सारी चीज़ें जो है, मक्खन, दूध, ये सभी जंतु स्रोत है जो कि वसा के मुख्य स्रोत हैं। इसके आगे काफ़ी ऐसे फिगर दिखाए गए हैं जिसमें आपको एनालिसिस करना है खुद से। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की हमें आवश्यकता क्यों होती है? तो आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन और नोट कीजिए, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं वो हमें रोगों से हमारे शरीर को बचाते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थि जो है, यहाँ पे बोन को अस्थि कहा गया है। बोन मतलब होता है हड्डी। तो आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। कौन? विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनका नाम इस प्रकार दिया गया है: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के इस समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है विटामिन बी वन, बी2, बी3, बी5, बी6, इस तरह करके बी12 होता है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए की क्या आवश्यकता है? विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों यानी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 और 2.9 में दिखाया गया है। आयोडीन के कुछ स्रोत आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। आयोडीन के क्या स्रोत हैं? पालक में आयोडीन होता है, अदरक में आयोडीन होता है,
इसके अलावा फास्फोरस के कुछ स्रोत। फास्फोरस कहाँ कहाँ होता है? दूध में होता है, केले में, यहाँ पे गेहूँ रखा है, चावल, मिर्च, इन सारी चीज़ों में फास्फोरस के स्रोत होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप एग्ज़ाम में अगर ऐसा पूछा जाए तो आप बता सकें। लोहे का जो मात्रा होता है वो उपलब्ध होता है यहाँ, जितने तस्वीर दिखाई गई है, सेब है, इधर और भी कई सब्जियाँ रखी गई है, फल रखे गए हैं। कैल्शियम के कुछ स्रोत जो है यहाँ पे दूध दूध लिखा गया है और ये अंडा का फोटो दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आइए अब आगे पढ़ते हैं हम। हमारा शरीर भी सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। एक बात याद रखें बच्चों, सूर्य से जो है हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि सूर्य से जो है हमें जो प्रकाश मिलता है, इस प्रकाश से हमारा शरीर जो है वो खुद विटामिन डी बनाता है। ठीक है बच्चों, हमारा शरीर जो है वो खुद विटामिन डी बनाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब क्या दिया गया है? हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये जो खनिज लवण है, मिनरल सॉल्ट, इनकी आवश्यकता हमें अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत को चित्र 2.10 में दर्शाया गया है। ये जो है 2.10 यहाँ पे है। और क्या कुछ दिया हुआ है देखते हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें एक से अधिक पोषक यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये सारी चीज़ें एक से अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। आपने सारणी 2.2 में परीक्षणों को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा। जो इससे पहले जो हमने परीक्षण किया था उसमें इन चीज़ों को हमने नोटिस किया था। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। किसी कच्ची सामग्री में किसी में कार्बोहाइड्रेट अधिक हो सकता है, किसी में वसा अधिक हो सकता है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है, जबकि वसा और प्रोटीन कम मात्रा में होता है। यही यहाँ पे चर्चा किया गया है। अब आगे देखते हैं। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे यानी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले रुक्षांश, तो आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। रुक्षांश यानी डाइट फाइबर। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। पादप उत्पाद यानी प्लांट से उत्पादन होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत सबूत खाद्यान्न। रुक्षांश के जो मुख्य स्रोत हैं वो दाल से, आलू से, ताजे फल और सब्जियों से होता है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश जो है हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है। अवयव यानी मेंबर यानी सदस्य, और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। हम जो कुछ भी भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्वों के अलावा ये रुक्षांश होते हैं, तो पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम होती है, बाकी जो मात्रा होती है वो रुक्षांश की होती है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो है जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जो हम जल लेते हैं अपने शरीर में वो पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। द्रव रूप में किन चीज़ों को लेते हैं? जैसे जल जो पीते हैं वो दूध, चाय, इन सारी चीज़ों से हमें द्रव हमारे शरीर में पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग करते हैं,
तो आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। बिल्कुल। अब जो है ये क्रियाकलाप 3 है, इसे आप खुद से भी पढ़ सकते हैं बच्चों। हम जो है इसके आगे जो दिया गया है उसे हम पढ़ते हैं। संतुलित आहार। अब ये आहार तो हम समझ गए हैं, लेकिन यहाँ पे संतुलित आहार क्या है। संतुलित आगे देखते हैं। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं, पूरे दिन में जो कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। पोषक तत्व पहले भी हम पढ़ चुके हैं। पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तत्व जो है उचित मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। हम जो आहार लेते हैं उसमें रुक्षांश का भी होना जरूरी है और जल का भी होना काफ़ी ज़रूरी है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। यहाँ पर जो हमने आहार देखा, जो भी चर्चा किया गया यहाँ पे, वह आहार संतुलित आहार है। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? क्या आप ऐसा कभी सोचते हैं कि जितना हम खाते हैं उतना हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? जो भी हम कार्य करते हैं उस हिसाब से हम शरीर को जो कुछ भी दे रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है, कार्य करने पे निर्भर करता है। आगे देखते हैं क्या है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। सभी पोषक तत्व उपस्थित है या नहीं इसकी चर्चा करें, इसका पता लगाएं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिष्टी रोटी, थेपला, अनाज व दालों से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। संतुलित आहार के लिए ऊपर जो जो कुछ भी दिया गया है वो कम खर्च में, अल्प व्यय का अर्थ होता है कम खर्च में भी संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति जो है आहार के रूप में ले सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि उसके पोषक तत्व नष्ट ना हो। ठीक है। हम जो कुछ भी पकाते हैं उसे पकाने का सही तरीका भी हमें आना चाहिए ताकि उसमें जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है ये सारी चीज़ें नष्ट ना हो, उसमें विटामिन जो है वो सारी चीज़ें नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। यहाँ पे यह चर्चा किया गया है कि जो कुछ भी हम फल खाते हैं या सब्जी खाते हैं उनके जो ऊपरी त्वचा होता है जिसे हम छिलका कहते हैं उसमें महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए हमें सावधानी से भोजन पकाना चाहिए और सही मात्रा में पकाना चाहिए। अब आगे देखिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसके पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी होती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है।
पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो होता है जैसे ही पकाते समय गर्म होता है यह नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? आहार में जो है फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करने के लिए कहा जा रहा है। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। बूझों को ऐसा लगा कि वसा युक्त भोजन ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यहाँ पे भोजन करने से लोग मोटा नहीं होते हैं, यहाँ कोई और भी कारण होता है। भोजन में वसा का अधिक मात्रा होना अत्यधिक मोटापे का कारण होता है। आगे देखते हैं क्या है। अभावज्य रोग। अब यहाँ पे एक रोग के बारे में बताया गया है, इसका नाम दिया गया है अभावज्य। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। भोजन तो उसे मिल रहा है लेकिन उसे पोषक नहीं मिल पा रहा है, पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकती है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावज्य रोग कहते हैं। यहाँ आप ध्यान दें, यह क्या रोग है और यह किस वजह से होता है? तो अधिक पोषक तत्वों का अभाव, ठीक है, अभाव की वजह से शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न होती है और इसे ही अभावज्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेने के, यहाँ पे प्रोटीन की बात की गई है, पर्याप्त प्रोटीन नहीं लेने की वजह से भी कुछ रोग हो सकता है। जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, यानी शरीर की जो वृद्धि है वह रुक जाती है, आप दुबले पतले दिखने लगेंगे अगर आपका शरीर ग्रोथ नहीं करेगा। चेहरे पर सूजन, चेहरे जो है फूल जाते हैं। बालों के रंग का उड़ना, बाल सफ़ेद हो जाता है। त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि, त्वचा से संबंधित बीमारी, स्किन से संबंधित बीमारी होता है और पेचिश हो जाता है। ये सारी बीमारी कब होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहा हो का अर्थ यह है कि उसे भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं मिला हो, उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। अवरुद्ध यानी रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा। ऐसा जो व्यक्ति है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाएगी वह बहुत ही पतला दुबला हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। यह जो है कमी, विटामिन, खनिज लवण, इनके कमी से भी कई रोग होते हैं, विकृतियां होती है। इनमें से कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। ये जितने रोग हैं अभावजन्य रोग, इनकी जो है इन्हें दूर किया जा सकता है, इनका रोकथाम किया जा सकता है संतुलित आहार लेकर। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। पोषक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स,
जो कुछ भी हमने अभी तक देखा, इन सारी चीज़ों का वितरण सामान्य, यानी जिस प्रकार का भी भोजन हो वहाँ पे हमें ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें सामान्य रूप में मिलती है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। सारणी 2.3 यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए। और इसमें विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले रोग का एक टेबल तैयार किया गया है। इस बच्चों आप इसे अच्छी तरह से पढ़ें और हर एक विटामिन की कमी के वजह से होने वाले रोग और इसके लक्षण को बड़ अच्छी तरह से याद कर लें। यह जो है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। दृष्टिहीनता का अर्थ देखने में कमजोरी हो सकती है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना। बाकी जो इस रोग से ग्रसित नहीं है उनकी अपेक्षा जिन्हें यह रोग है वो कम देख पाएंगे रात में। कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी, यह रोग का नाम है, बेरी रोग। और इसका लक्षण क्या है? दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। दुर्बल पेशियां जो होता है वो मसल्स कहलाता है। ये लक्षण है बेरी रोग का। इसके बाद विटामिन C, स्कर्वी जो है, स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, ये सारे लक्षण हैं स्कर्वी के। और रिकेट्स जो है विटामिन D की कमी से होता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थि यानी हड्डियों का जो है मुड़ जाना। कैल्शियम से क्या, कैल्शियम की कमी से रोग होते हैं अस्थियों और दंत क्षय। अस्थियां और दंत क्षय, हड्डियां और दंत क्षय यानी दंत जो होता है दांत को कहा जाता है। कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, हड्डी जो है वो कमजोर हो जाता है और दंत क्षय यानी दांत जो है वो क्षय होता है, वो घटता है, उसका जो परत होता है वो कमजोर हो जाता है। आयोडीन, घेंघा रोग होता है गले में, उसे इंग्लिश में गाइटर कहा जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, गर्दन में जो एक ग्रंथि होता है वो फूल जाता है। बच्चों में मानसिक विकलांगता हो जाता है। इसके बाद लौह जो है यहाँ पे आयरन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसके कमी से होने वाला रोग है। और रक्तता, इसमें क्या होता है, इसका लक्षण कमजोरी है। सारांश और इसका जो ये अभ्यास है इसके लिए हम एक वीडियो और अलग से बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है अध्याय 3 शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा वीडियो आएगा जिसमें हम ये अभ्यास करके उसका एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए बच्चों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने जो कुछ पढ़ने में आपको जो अच्छा लग रहा है वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।